गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। SBMG स्कूल बुतरामानट्टी के ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका गीता को लेकर। तो आज मैं आपको कक्षा 10वीं का एक पाठ 15वां पाठ पढ़ाने जा रही हूं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने कर्नाटक का नक्शा दिखाया है, तो आपको पता चला होगा कि ये पाठ जो है कर्नाटक से संबंधित है। तो ये पाठ है कर्नाटक संपदा। इसके पहले मैं आपको बता दूं, संपदा यानी कि धन दौलत, जो सब कुछ भरपूर मात्रा में आपके पास उपलब्ध होता है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, उसको भी हम क्या बोलते हैं? संपदा। तो कर्नाटक में ऐसे कौन सी संपदा है और वो कितनी मात्रा में है, ये आप इस पाठ से जान पाओगे। और ये एक संकलित पाठ है, एक निबंध है। तो इस निबंध द्वारा आप कर्नाटक के वैभव, अतीत वैभव यानी कि पहले से ही शुरुआत से जो वैभव यहाँ पे है, संपदा जो है, और वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रकृति संपदा के साथ साथ इस राज्य के महान व्यक्तियों की साधना का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पाठ में आप देखोगे जो हिस्टोरिकल वो संपदा यहाँ पे है, हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक वैभव जो है, अतीत वैभव। उसके बाद वर्तमान में मतलब एट प्रेजेंट यहाँ पे कौन कौन से कार्य चलते हैं और उससे कितना फ़ायदा होता है। प्रौद्योगिकी यानी कि इंडस्ट्रियल जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में, और यहाँ की प्रकृति संपदा, यहाँ के नेचर, निसर्ग, जो धन हम बोलते हैं वन संपदा, उन सब के बारे में। और उसके साथ साथ इस राज्य में जो महान व्यक्ति हुए उनकी साधना, मतलब उनके अचीवमेंट के बारे में, उन्होंने क्या क्या किया है, इन सब के बारे में आप इस पाठ से जानकारी पा सकते हो। तो ये है इस पाठ का पहला भाग। पाठ का नाम है कर्नाटक संपदा। पहले मैं ये भाग आपके लिए पढ़ती हूँ। कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतवालियाँ शोभायमान है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL, HMT, ITI, BHEL, BEL जैसी बृहद संस्थाएं हैं। इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। सर CV रामन, सर M विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है। सन 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है। यहाँ सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती हैं। भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। इसके अलावा कर्नाटक में चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज उत्पादन के अनेक कारखाने हैं। तो यहाँ पे पहले भाग में दिया है कि कर्नाटक जो है राज्य भारत देश का एक प्रगतिशील यानी कि डेवलपमेंट के कतार पर खड़ा है राज्य हमारा। यहाँ पे किसी ना कोई क्षेत्र में हर बार क्या होती है, विकास होता रहता है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। आबादी यानी कि जनसंख्या, यहाँ का पॉपुलेशन जो बोलते हैं कितना है, 6 करोड़ से भी ऊपर है। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है।
जो नेचर है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, देवता मानते हैं, प्रकृति माता। क्योंकि इस नेचर ने हमारे राज्य को अपने हाथ से सजाया है, ऐसे यहाँ पे लेखक का कहना है। और समृद्ध भी बनाया, समृद्ध यानी कि सब कुछ यहाँ पे देकर उसको बनाया गया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। नयन मनोहर, यहाँ की नेचर देखने के लिए बहुत ही सुंदर है। प्राकृतिक सुषमा, सुषमा यानी कि इसकी छवि देखने के लिए बहुत ही सुंदर है। अत्यधिक सुंदरता उसको बोलते हैं हम सुषमा, यानी कि अत्यधिक सुंदर छवि, ऐसे देखने में बहुत ही सुंदर। मनोहर यानी कि आपके नयनों को, मनोहर आपके नयनों को बहुत ही आनंद देती है, ऐसी यहाँ की क्या है, निसर्ग सौंदर्यता है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इस राज्य के पश्चिम भाग में विशाल ऐसा बड़ा सा क्या है, अरबी समुद्र है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। और इसी प्रांत में पश्चिम से दक्षिण घाट तक फैली पर्वतमालाएं जो है उसको क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। छोर यानी कि किनारा अथवा उसका अंतिम भाग, इस भाग से उस भाग तक जो बोलते हैं ना, छोर मतलब किनारा, आपको समझ में आया होगा। तो दक्षिण से उत्तर की ओर, हमारे कर्नाटक राज्य के दक्षिण के उत्तर की ओर जो पर्वतमालाएं फैली है उसको क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायमान हैं। तो यहाँ पे जो है इस दक्षिण में इस हमारे राज्य के नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायमान हैं। यहाँ मतलब यहाँ पे बहुत सारा आप प्राकृतिक सौंदर्य देख सकते हो। एक तरफ समुद्र लहरा रहा है और उसी तरफ क्या है, दक्षिण से पश्चिम तक क्या हो रहा है, पर्वतमालाएं हैं जिसको सह्याद्री कहते हैं। और उसके दक्षिण भाग में ही क्या है, नीलगिरी की पर्वतावलिया मतलब जो पर्वत है वहाँ पे नीलगिरी के पेड़ है और वो दिखने में बहुत ही सुंदर है। वो हमारे राज्य की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है कन्नड़, और सबकी मातृभाषा भी क्या है, बहुत सारे लोगों की मातृभाषा कन्नड़ है। तो इसलिए हमारे राज्य की भाषा है राज्य भाषा कन्नड़। और इसकी राजधानी है बेंगलुरु। राजधानी यानी कि कैपिटल सिटी। हाँ, यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। कर्नाटक में देश विदेश के लोग अपना काम धंधा यहाँ पे करने के लिए आकर बस गए हैं, मतलब वो कर्नाटक के ही अभी बन गए हैं। बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है। हम जानते हैं कि बेंगलुरु एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। एजुकेशनल एरिया ऐसे बोलते हैं, या फिर शैक्षणिक भाग ऐसे बोलते हैं। तो उसके साथ साथ ये जो है उद्योग धंधों के लिए भी बड़ा केंद्र बन गया है। क्योंकि एजुकेशन के लिए क्यों, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस है, विद्यापीठ जो बोलते हैं, यूनिवर्सिटी महाविद्यालय वगैरह जो है बहुत बड़े हैं। तो देश विदेश के छात्र बेंगलुरु में आके अपनी पूरी पढ़ाई करते हैं। आगे की जो भी उनकी स्नातकोत्तर बोलते हैं ना डिग्री, उसके आगे का जो भी है पढ़ाई, तांत्रिक हो या किसी भी दूसरे क्षेत्र से रिलेटेड, क्या करते, बहुत सारे छात्र यहाँ पर आकर बस जाते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। वैद्यकीय भाग में कर सकते हैं या फिर तांत्रिक विभाग में कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल स्टडी जो बोलते हैं ना, इंजीनियरिंग वगैरह या फिर मेडिकल, इसकी तरह और बहुत दूसरी भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पढ़ाई की जा सकती है। तो उसके साथ साथ बेंगलुरु क्या हो गया, अभी उद्योग धंधों का भी एक बड़ा केंद्र बन गया है। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL, HMT, ITI, BHEL, BEL जैसी बृहद संस्था है। यहाँ पर जो कंपनियां हैं ना बड़ी बड़ी, इसके जो मैंने अभी नाम पढ़े, HMT जो आप वॉच पहनते सबको पता चलता है, और HAL, ITI,
BHEL, BEL ऐसे क्या है बृहत संस्थाएं यहाँ पे, विज्ञान संस्थाएं बड़ी बड़ी प्रसिद्ध, वो भी देश में ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध संस्थाएं यहाँ पे है। इसीलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जा सकता है। तो ये हो गया पहले भाग में यहाँ की निसर्ग सौंदर्यता, और दूसरे भाग में यहाँ पे किस तरह से एजुकेशन के साथ साथ उद्योग धंधों का भी केंद्र दिया गया है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि सर CV रामन, सर M विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है। मतलब यहाँ पे जो है इनके जो नाम अभी पढ़े मैंने, ऐसे बड़े बड़े महान व्यक्तियों ने क्या किया है, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक के जो प्रयोग रहते हैं उसके क्षेत्र में क्या क्या है, हमारे देश का नाम, राज्य का ही नहीं देश का नाम उन्होंने क्या किया है, आगे बढ़ाया है। और उद्योग धंधों को भी उन्होंने क्या किया है, आगे बढ़ाया है। सन 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के महान व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर CNR राव, तो उन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है इस क्षेत्र में। तो उसके बाद यहाँ सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती है। धातु यानी कि मिनरल्स, सोना मीन्स गोल्ड, तांबा, लोहा वगैरह इस प्रकार के बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। और इसके साथ साथ भद्रावती में कागज़, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। तो यहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो भद्रावती जो है हमारे कर्नाटक राज्य का एक भाग, वहाँ पे कागज़ और लोहे के साथ साथ स्टील, इस्पात यानी कि स्टील के बड़े बड़े कारखाने हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है यहाँ पे बताया है। इसके अलावा कर्नाटक में चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज़ उत्पादन के अनेक कारखाने, चीनी मीन्स शुगर, चीनी लोग नहीं, सीमेंट और रेशम सिल्क जो बोलते हैं, और कागज़ उत्पादन के अनेक कारखाने यहाँ पे हैं। हर एक छोटे बड़े ज़िले में क्या है, कर्नाटक राज्य के कई इस तरह के कारखाने जहाँ पे चीनी जो शुगर है उसको तैयार किया जाता है, सीमेंट तैयार किया जाता है, सिल्क तैयार किया जाता है, और उसके साथ साथ कागज़। आपको कागज़ बोले तो दांडेली का पेपर मिल याद आता है, क्योंकि हमारे पास के एरिया में वही है जहाँ पे, और वहाँ की वन संपदा भी बहुत है, तो इसीलिए वहाँ पे वो कागज़ का कारखाना बनाया। जहाँ पे शुगर केन का ज़्यादा उत्पादन होता है जिस क्षेत्र में, वहाँ के पास में क्या होते हैं, चीनी यानी कि शुगर के कारखाने बनाए गए हैं। तो इस क्षेत्र में क्या हो गया, हमारे राज्य का बहुत ही विकास हो गया है। तो इसके बाद है कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में हैं, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं। तो इन सब उपलब्धियों के बाद, इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल के बाद यहाँ पे बताया गया है कि वन संपदा किस तरह से है। चंदन जो है, चंदन में मतलब सैंडल, सुगंधी जो वनस्पति होती है वह यहाँ पे बहुत विपुल मात्रा में है, इसीलिए कर्नाटक को चंदन का आगार भी कहते हैं। ये प्रश्न आपको एक मार्क के लिए पूछा जाएगा कर्नाटक को चंदन का आगार क्यों कहते हैं। यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ भी बनाई जाती है ना। चंदन के बहुत सारे सोप हम दिवाली में उतना ही इस्तेमाल करते हैं स्मेल के लिए। तो मैसूर सैंडल सोप, बाथरूम से बाहर तक उसकी क्या आती है, बहुत ही खुशबू आती है, तो हम पहचान सकते हैं कि चंदन का सोप है, मैसूर सैंडल ही है बोल के। तो इस तरह से इसके साथ साथ चंदन से साबुन, तेल और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ, मतलब सुंदर सुंदर वस्तुएं भी बनाई जा सकती है। कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियाँ बहती हैं। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं, इनसे हजारों एकड़ जमीन सींची जाती है। इसके अलावा इन नदियों के
जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। जोग, अब्बी, गोकाक, शिवण समुद्र आदि जलप्रपात मनमोहक है। तो यहाँ पर पानी की भी बहुत ही मुबलकता मिलती है, बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे पानी भी लोगों को मिलता है नदियों से। तो कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा ये बड़ी नदियाँ हैं और इन नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं और उनसे हजारों एकड़ जमीन, मतलब हजारों एकड़ जमीन जो किसान करते हैं उन सबको इस बांधों का पानी क्या वितरित किया जाता है, जमीन सींची जा सकती है, यानी कि जमीन को वो पानी खेती करने के लिए दिया जा सकता है। और इसके अलावा नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए, मतलब विद्युत की निर्मित, इलेक्ट्रिसिटी भी उसे निर्माण की जाती है। सिर्फ ये पानी और ये डैम जो बनाए गए, बांध जो बनाए हैं, उनसे सिर्फ खेती के लिए ही पानी उपयोग नहीं किया जा सकता, तो उनसे विद्युत का निर्माण भी किया जा सकता है, बिजली का भी निर्माण करते हैं। ऊर्जा उत्पादन यानी कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, उसको विद्युत भी बोलते हैं। जोग, अब्बी, गोकाक, शिवन समुद्र आदि जलप्रपात मनमोहक है। शिवमोगा में जो जोग जलपात है, गोकाक का जलपात वगैरह, ये जो अब्बी, शिवन समुद्र वगैरह, ये जो है सब बहुत ही सुंदर जलप्रपात यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। नदियाँ भी उतनी बड़ी है और उससे ही उसके साथ साथ बड़े बड़े जलप्रपात यानी कि वाटर फॉल्स भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप शायद गोकाक को जाकर आए होंगे और आपने देखा होगा कि वहाँ का जो जलप्रपात है कितना सुंदर है। और इसी से क्या हो जाते है, गवर्नमेंट को भी सहायता हो जाती है, जाने वाले लोग वहाँ पे पर्यटन के लिए पैसा भर देते। तो ये सारी उपलब्धता हमारे राज्य में है। सिर्फ वन संपदा ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं, उद्योग, सब कुछ हमारे राज्य में बहुत ही मुबलक मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए पाठ को नाम दिया है कर्नाटक संपदा। सब कुछ हमारे राज्य में बहुत ही अच्छी तरह से उपलब्ध है। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हड़ेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती हैं। ये सुंदर मूर्तियां हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियां सुनाती हैं। श्रवण बेलगोला में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। विजयपुरा के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगनमोहन राजमहल आर्ट गैलरी का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। तो इसे यहाँ पे देखिए आप, जो बताया यहाँ पे, यहाँ की शिल्पकला आप देख सकते हैं। ये है श्रवण बेलगोला की एक शिला, मतलब इतनी ऊंची मूर्ति है, 57 फीट हाइट है इस मूर्ति की, लेकिन ये सिर्फ एक ही पत्थर में बनाई गई है। और इस पर आप देख रहे हैं, मैंने आपके लिए ये फोटो यहाँ पे डाला है कि आप देख सके कि इस मूर्ति को 12 साल में एक बार महामस्तकाभिषेक किया जाता है। तो ये तब की फोटो है जो 2018 फरवरी में हुआ था, 2 साल पहले। तो इस तरह से इस मूर्ति को महामस्तकाभिषेक किया जाता है और इसकी विशेषता है ये ऊंची भी है और ये सिर्फ एक ही पत्थर में, एक शिला मूर्ति यानी कि एक ही पत्थर में बनाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे दिया है मैसूर का राजमहल, देखिए कितना सुंदर है, वैभव का प्रतीक है ये, हमारे राज्य के वैभव का प्रतीक। इसके साथ यहाँ पे जो 122 फुट ऊंची मुरुडेश्वर की मूर्ति, मतलब ये बनाई गई है। और यहाँ पे आप जो देख सकते हैं समुद्र, अरबी समुद्र हमारे राज्य के पश्चिम भाग में लहराता है, बोले ना।
तो ये है अरबी समुद्र। तो इसी समुद्र के किनारे पर क्या है, ये मुरुडेश्वर की मूर्ति है। ये भी है 122 फुट ऊंची। तो यहाँ पे इस वन संपदा के साथ साथ ये जो शिल्पकलाएं हैं इनकी भी मात्रा बहुत ही अच्छा, हर रोज क्या होता है, विकास होता है, और जिससे कि हमारे राज्य की वैभव में और सुंदरता में अधिक शोभा बढ़ती है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, ये है हमारे राज्य की शिल्पकला, वास्तुकला अद्भुत है। और बेलूर हलेबीडु के जो मंदिर है, यहाँ पे देखिए, ये जो है होयसड़ेश्वरा का मंदिर हलेबीडु का। तो आप अगर बादामी वगैरह वहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिर और उनका निर्माण यहाँ पे दिया है। रामायण महाभारत की कहानियाँ बताती है ऐसी मूर्तियाँ। ये जो मूर्तियाँ बनाई गई इस पर आप यहाँ पे आपको अच्छी तरह से नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे छोटी 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 मूर्तियाँ बनाई गई है, और हर मूर्ति के पीछे एक 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 छोटी छोटी कहानी है। मूर्तियों में ही यहाँ पे कहानी बनाई गई थी। इसी तरह से यहाँ की शिल्पकला बनाई गई है। और ये सब राजा महाराजा जो थे उनके काल में बनाई गई मूर्तियाँ हैं, और उन सब का क्या करती है, ये मूर्तियाँ प्रतीकात्मक रूप है। तो उन्होंने पत्थर से इस तरह से तराश कर इनको बनाया था। और ये है होयसड़ेश्वर का मंदिर। तो बहुत ही सुंदर सुंदर क्या है, यहाँ पे वास्तुकला हमारे राज्य में देखने को मिलते हैं। और गोल गुंबज यहाँ की जो विस्परिंग गैलरी मतलब आप अगर वहाँ पे ये जो है ऊपर तक जाना है यहाँ पे, और अगर आप जाकर एक ही बार कुछ बोलोगे तो क्या होगा, आपको फिर से सुनाई देगा, इसलिए वो बोलते हैं उसको विस्पर होता है वो आवाज़ आपका। तो ये है गोल गुंबज, बीजापुर में है, आपने जाकर वहाँ पे देखा भी होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है मैसूर पैलेस, और इन सब के साथ साथ आर्ट गैलरी, जगन मोहन राजमहल की पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। मतलब यहाँ पे पुरानिक जो बहुत ही ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रहालय है हमारे राज्य में। तो इन सब का यहाँ पे एक संपदा बन गई, यही क्या बन गई, हमारे राज्य की संपदा बन गई। इसके बाद यहाँ पे कौन कौन से राजाओं ने अपना राज्य किया था बताया, गंग, कदम्ब, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल, ओडेयर आदि वंशजों ने तथा कृष्णदेवराय, मदकरी नायक, रानी अब्बक्का देवी, कित्तूर चन्नम्मा, टिप्पू सुल्तान, आदिल शाह जैसे शासकों ने कर्नाटक राज्य की श्रीवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सारे राजाओं ने क्या किया, हमारे राज्य की डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया, और उन्होंने अपना शासन भी यहाँ पे चलाया। शासन चलाया मतलब उन्होंने राज्य किया था। कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवन्ना क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्क महादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमार व्यास, हरिहर, राघवांक आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया। तो यहाँ पे शासक भी थे बहुत अच्छे अच्छे, जिन्होंने हमारे राज्य को वृद्धि बनाने, राज्य की वृद्धि आगे बढ़ाने में भी योगदान दिया। और उसके साथ साथ हमारे राज्य में ऐसे महान व्यक्ति हो गए जिन्होंने कन्नड़ साहित्य को आगे पहुंचाने में अपना योगदान दिया। जैसे कि वचनकार बसवन्ना, वो क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, और उन्होंने अपने वचनों द्वारा धर्म का और दया धर्म का प्रसार किया। अक्क महादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संत हमारे राज्य में थे। उन्होंने अपने बहुत ही अच्छे अनमोल, यानी कि जिसको हम कोई मोल नहीं कर सकते, ऐसे वचनों द्वारा प्रेम और दया धर्म का संदेश लोगों को दिया, और धर्म की सीख लोगों को दी, अध्यात्म का पाठ पढ़ाया। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने, ऐसे कवि थे ये जो
राजा महाराजाओं के पास रहते थे और वो भक्ति का महिमा गाते थे। ऐसे भक्त कवि थे जिन्होंने नीति सदाचार के गीत गाए। नीति किस तरह से, वैल्यूज जो सोशल वैल्यूज बोलते हैं ना, मूल्यों का कैसे पालन करना है, ऐसे ये सब उन्होंने अपने गीतों में बताया। और उसके साथ एक महान कवि ऐसे थे हमारे राज्य में, पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमार व्यास, हरिहर राघवांक। इन्होंने महान काव्यों की रचना की और कन्नड़ साहित्य को आगे बढ़ाया। सिर्फ कन्नड़ भाषा में ही नहीं, तो वो पूरे देश विदेश में भी प्रसिद्ध हो गई हमारे राज्य की भाषा, क्योंकि उन्होंने इस तरह के साहित्य की निर्मित की थी। उसके बाद आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु, द.रा. बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अयंगार, विक्रु गोकाक, U.R. अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है। यह कन्नड़ भाषा, संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए गौरव का विषय है। तो यहाँ पे जो मैंने नाम पढ़े उन सब के फोटोज यहाँ पे दिए हैं। आधुनिक काल में जो कवि, अभी जो इस काल में जो कर्नाटक के कन्नड़ कवि थे, कुवेंपु, द.रा. बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अयंगार, विक्रु गोकाक, U.R. अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबार, इन्होंने इतने बड़े अच्छे साहित्य की रचना की और उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके साथ साथ उनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। कई सारे कवि ऐसे हैं कर्नाटक के जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ पद्मश्री पुरस्कार भी पाया है और हमारे कर्नाटक की संस्कृति और कन्नड़ साहित्य को आगे बढ़ाया, और उसके लिए वो सब क्या बन गए, गौरव का विषय बन गए। तो इस तरह से हमारे राज्य में सिर्फ साहित्य क्षेत्र में नहीं, सिर्फ वास्तुकला के क्षेत्र में नहीं, या फिर सिर्फ औद्योगिक के क्षेत्र में नहीं, सारे क्षेत्रों में हमारा राज्य जो है अग्रसर है। इसीलिए ये जो है पूरा इस तरह से संपदा हमारे राज्य को मिली है, इसको आगे बढ़ा के रखना ये सब हमारा कर्तव्य है। तो आशा है बच्चों आपको ये पाठ बहुत पसंद आया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे कर्नाटक राज्य की संपदा को बढ़ाने में, इसके इसके विकास को आगे बढ़ाने में आपका योगदान जरूर देंगे। अगर कोई शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।